हेलो दोस्तों, आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आइसोमरिज़म्स। आइसोमरिज़म्स को हमने फीचर के अंदर भी डिस्कस किया था, लेकिन आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आइसोमरिज़म्स क्या होते हैं और उसकी टाइप्स कितनी तरह की होती हैं और फिर उन टाइप्स को हम बारी-बारी क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो आइसोमरिज़म्स की अगर हम एग्ज़ाम के लिहाज से ये इस टॉपिक की वर्थ की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस तरह से हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, तो इसी तरीके से जो आइसोमरिज़म्स का टॉपिक है, ये भी निहायत ही ज़रूरी टॉपिक यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर साल इस टॉपिक से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, दोनों एग्ज़ाम के अंदर, चाहे वो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका एंट्रेंस का एग्ज़ाम हो। इन दोनों एग्ज़ाम से के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, आ रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं इसके अंदर, अगर हम आइसोमरिज़म्स को डिफ़ाइन करें, तो इसको कुछ हम इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि दोज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which have which have which have same molecular M मतलब molecular F फार्मूला बट डिफरेंट। अब यहाँ पे डिफरेंट क्या होना चाहिए, बट डिफरेंट। जो आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है आइसोमरिज्म की डेफिनेशन, बेसिकली वो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म्स की डेफिनेशन है। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, कि जो कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की डेफिनेशन है, ना कि आइसोमरिज्म्स की। क्योंकि आइसोमरिज्म्स की एक और टाइप भी होती है जिसका नाम है स्टीरियो आइसोमरिज्म, जिसका क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है और स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होता है। तो वहाँ पे ये डेफिनेशन क्या होती है, फेल हो जाती है, नाकाम हो जाती है। तो आइसोमरिज्म की जो बेसिकली डेफिनेशन की जाती है वो कुछ इस तरह से की जाती है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो, लेकिन डिफरेंट क्या होना चाहिए, बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बट डिफरेंट क्या होना चाहिए, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इज नोन एज आइसोमरिज्म्स। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो, लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में क्या हो, डिफरेंट हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम नाम दे रहे होते हैं आइसोमर्स। और ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, आइसोमरिज्म्स का प्रोसेस होता है। अब जो आइसोमरिज्म्स की बेसिकली अगर हम टाइप्स की बात करें, तो आइसोमरिज्म्स दो तरह की होती है। आइसोमरिज्म्स दो तरह की होती है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और दूसरे नंबर पे जो आइसोमरिज्म्स की टाइप होती है वो है स्टीरियो आइसोमरिज्म्स। स्टीरियो आइसोमरिज्म्स, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म्स और स्टीरियो आइसोमरिज्म्स, ये दो टाइप्स होती हैं किसकी, आइसोमरिज्म्स की। और बेसिकली अगर हम इनकी डेफिनेशंस की बात करें, तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म्स के अंदर क्या होता है, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। और इसका डिफरेंट क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर्स क्या होता है, डिफरेंट होता है। ऐसे आइसोमर्स का नाम क्या देते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म्स, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, तो उसको हम स्ट्रक्चरल कह रहे होते हैं। जो स्टीरियो के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, सेम होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला भी, और सेम क्या होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला बट एस फार्मूला। लेकिन डिफरेंट क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे डिफरेंट जो चीज़ होती है ना, वो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। 3D यानी स्पेस के अंदर जो उसके अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होता है। ऐसे आइसोमरिज्म्स को हम नाम क्या दे देते हैं, स्टीरियो आइसोमरिज्म्स। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म्स को आपकी बुक के अंदर मजीद उसकी टाइप्स गिवन की गई है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं और उसको ना सिर्फ समझते हैं बल्कि उसकी एग्जाम्पल की मदद से हम उसको देखते हैं कि वो क्या है। तो पहली जो टाइप है आइसोमरिज्म्स की, वो कौन सी टाइप है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म्स। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म्स स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म्स की अगर हम टाइप्स की बात करें, तो पहले नंबर पे जो आ रही है वो क्या है, चेन आइसोमरिज्म। और दूसरे पे क्या है, पोजीशन पोजिशनल आइसोमरिज्म। और तीसरे पे क्या है, पोजिशनल आइसोमरिज्म्स।
तीसरे पे है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म्स, चौथे नंबर पे मेटामरिज्म, और फिफ्थ पे जो गिवन की गई है वो है टैटोमरिज्म्स। और एक और होती है रिंग चेन आइसोमरिज्म्स, लेकिन वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपकी बुक के अंदर से रिलेटेड चीज़ें ही हम यहाँ पे सिर्फ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो बेसिकली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स गिवन किए गए हैं वो कितने तरह के किए हैं? 5 तरह के। 5 तरह के हमारे पास क्या किए गए हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म्स को और डिस्कस किया गया है यहाँ पे। अब चेन आइसोमरिज्म्स कैसे आइसोमरिज्म्स को कहते हैं? चेन के अंदर क्या होता है, सेम क्या होता है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। सेम क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। डिफरेंट क्या होता है इसका? डिफरेंट इनके स्ट्रक्चर्स, सॉरी, अरेंजमेंट ऑफ जो इसकी चेन की जो कार्बन की चेंज होती है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो यानी चेन क्या हो जाएगी? डिफरेंट। यहाँ पे फर्ज करें कि हमारे पास एक कंपाउंड मौजूद है, क्या है? ब्यूटेन मौजूद है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो कोई इस तरह से होगा, एन ब्यूटेन। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आइसोब्यूटेन। ये जो नेमिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन वगैरह, ये हम अगले चैप्टर के अंदर हम इसकी क्योंकि नेमिंग स्टार्ट हो जाएगी तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम अपने टॉपिक पे फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी इसके अंदर भी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन मौजूद है और इसके अंदर भी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन मौजूद है। तो ऐसी ये आइसोमरिज्म जिसके अंदर क्या हो, कार्बन की चेन के अंदर क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। ऐसी आइसोमरिज्म्स को हम नाम क्या देंगे? चेन आइसोमरिज्म्स। ये भी स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म्स ही है, लेकिन स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म्स के अंदर कौन सी आइसोमरिज्म्स है? चेन आइसोमरिज्म्स है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन डिफरेंट क्या है? उसकी चेन में क्या है? डिफरेंस है। तो ऐसी आइसोमरिज्म्स को हम नाम देंगे चेन आइसोमरिज्म। जो दूसरे नंबर पे हमारे पास मौजूद है वो क्या है? दूसरे नंबर पे जो हमारे पास आइसोमरिज्म्स के स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की टाइप मौजूद है वो कौन सी है? पोजिशनल आइसोमरिज्म। पोजिशनल आइसोमरिज्म्स के अंदर क्या होता है? इसके अंदर भी यही बात होती है कि सेम क्या होगा? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। डिफरेंट क्या होगी? पोजीशन ऑफ, डिफरेंट क्या होगा इसके अंदर? डिफरेंट क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप की क्या होगी? पोजीशन क्या होगी? डिफरेंट होगी। फंक्शनल ग्रुप की, सॉरी, फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो ऐसी आइसोमरिज्म्स को हम नाम देंगे पोजीशनल आइसोमरिज्म्स। यहाँ पे हम एग्जांपल की बात करते हैं कि फर्ज करें कि हमारे पास एक 1 क्लोरो प्रोपेन मौजूद है। तो यहाँ पे देखें, अगर 1 के ऊपर मौजूद है क्लोरो, अगर हम आप इसको यूं करके लिखें तो यहाँ पे क्लोरो ग्रुप किस ग्रुप पे, यानी यहाँ पे जो क्लोराइड ग्रुप है वो किस पे आ गया? 2 नंबर पे। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन जो पोजीशन है फंक्शनल ग्रुप की वो क्या है? चेंज है। तो ऐसे ऐसे आइसोमरिज्म जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप की क्या हो? पोजीशन चेंज हो, ऐसे आइसोमरिज्म्स को हम नाम देते हैं फंक्शनल ग्रुप, सॉरी, पोजिशनल आइसोमरिज्म्स। इसी तरीके से अगर हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म्स की बात करें तो उसके अंदर क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होगा? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका सेम होगा। डिफरेंट क्या आएगा इसमें? फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? डिफरेंट होगा। यानी फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा इसके अंदर? डिफरेंट होगा। फंक्शनल ग्रुप यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या हो? डिफरेंट हो। इसको हम कुछ यूँ समझते हैं, फर्स्ट करें कि हमारे पास एक ईथर मौजूद है, डाइमिथाइल ईथर। अगर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 3 टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ईथर। यानी अगर इस स्ट्रक्चर में देखें तो ये ईथर शो कर रहा है और इस स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी अल्कोहल को शो कर रहा है। तो ऐसा आइसोमरिज्म जिसका क्या हो? मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन डिफरेंट क्या है दोस्तों? उसका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाए। यहाँ पे ईथर था, यहाँ पे क्या हो गया? हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया ये चीज़। तो ऐसी आइसोमरिज्म जिसके अंदर क्या हो? फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाए तो हम क्या नाम देंगे उसको? फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। ये जितने भी आइसोमरिज्म आप अगर इनके नाम से
पे गौर करें तो इनके नाम से ही इनकी डेफिनेशनें हो जाती हैं। यानी जो फंक्शनल ग्रुप है तो इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप चेन था, पोजिशनल था तो उसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज थी, चेन आइसोमर था तो उसमें चेंज जो कार्बन की चेन थी उसमें चेंजिंग थी। तो ये था क्या था फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म्स के। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन इनका जो फंक्शनल ग्रुप होगा, यहाँ पे ईथर था, यहाँ पे क्या बन गया हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी अल्कोहल। तो इनके फंक्शनल ग्रुप के अंदर क्या आ गई, चेंजिंग आ गई। तो ऐसे आइसोमरिज्म्स को हम नाम देंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म्स। जो नेक्स्ट आइसोमरिज्म है उसका नाम है मेटामरिज्म। जो नेक्स्ट पे है वो क्या है, मेटामरिज्म। इसके अंदर क्या होता है, सेम वही आइसोमरिज्म्स की डेफिनेशन यही है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। अब यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म्स के अंदर जो मेटामरिज्म उसकी टाइप है, इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट क्या आएगा, डिफरेंट क्या होगा, यानी या फिर इसको आप इस तरह से लिखें, अनइक्वल अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम अराउंड फंक्शनल ग्रुप के इर्द गिर्द जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है कार्बन एटम की, इस चीज़ को हम क्या नाम दे रहे होते हैं, मेटामरिज्म। इसको भी हम कुछ यूँ समझते हैं कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास क्या है, डाईमिथाइल ईथर मौजूद है, डाईमिथाइल क्या मौजूद है, ईथर मौजूद है। अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखें इस तरह से, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपाइल, यानी कि अब यहाँ पे क्या है, डाई मिथाइल ईथर था, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर देखें फंक्शनल ग्रुप ईथर मौजूद है, यहाँ पे कार्बन चेन यानी कार्बन एटम दो मौजूद है, इधर भी दो मौजूद है, लेकिन यहाँ पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप के इस साइड पे देखें तो कार्बन एटम एक मौजूद है, और इस साइड पे देखें तो कार्बन एटम कितने मौजूद हैं, तीन मौजूद हैं। तो ऐसी आइसोमरिज्म्स जिसके अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो फंक्शनल ग्रुप के, यानी कि इर्द गिर्द क्या हो, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो किसकी, कार्बन एटम की, तो ऐसे आइसोमरिज्म्स को हम नाम क्या देंगे, मेटामरिज्म्स का नाम देंगे। जो लास्ट नंबर पे आइसोमरिज्म्स आपके यहाँ पे गिवन है वो है कौन सी, टैटोमरिज्म, सॉरी, टैटोमरिज्म्स क्या होती है, टैटोमरिज्म्स क्या होती है, शिफ्टिंग ऑफ क्या होता है, प्रोटॉन होता है विद इन अ मॉलिक्यूल, विद इन अ मॉलिक्यूल, यानी एक एटम से दूसरे एटम से, लेकिन उसी मॉलिक्यूल के अंदर। इसके साथ हम इसको यूँ समझते हैं कि हम, इसको मिटा देते हैं, इसको यूँ समझते हैं कि हमारे पास क्या करें कि आज अमाइनो एसिड फर्ज करें मौजूद है, यहाँ पे कोई आर ग्रुप मौजूद है, यहाँ पे भी आर या एक्स एच कर लेते हैं, हाइड्रोजन मौजूद है, और यहाँ पे अमाइन ग्रुप मौजूद है। अब ये क्या हो, प्रोटॉन थोड़ी, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में याद रखें, ये वाला जो आइसोमरिज्म डायनामिक में होता है, क्योंकि प्रोटॉन की शिफ्टिंग की स्पीड बहुत तेज़ होती है, कभी वो ये शक्ल में बन रहा होता है, और या कभी यहाँ पे बना देते हैं कि ये किस तरह से बनेगा, यहाँ पे आर एच, ये इसने एक प्रोटॉन इसने लिया तो अमोनिया के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, और ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि एक ज़्विटर आयन बनाता है, ज़्विटर आयन बनाता है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ज़्विटर आयन क्या होता है। तो ऐसा कंपाउंड जिसके ऊपर प्लस और माइनस एट अ टाइम आ रहा हो चार्ज, तो ऐसे आयन्स को हम क्या नाम दे रहे होते हैं, ज़्विटर आयन का नाम दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो टैटोमरिज्म है वो क्या है, प्रोटॉन की क्या है, शिफ्टिंग है एक एटम से दूसरे एटम पे, लेकिन शर्त क्या है, अब एक ही मॉलिक्यूल के मौजूद, यानी उस अपने ही मॉलिक्यूल के एक एटम से दूसरे एटम पे क्या हो, ये शिफ्टिंग यानी कि हो रही हो, तो ऐसी चीज़ को हम क्या नाम दे रहे होते हैं, टैटोमरिज्म्स का नाम दे रहे होते हैं। इसके बाद वो जो आगे आपके अंदर यानी कि जो आइसोमरिज्म्स की टाइप दी गई है, वो जो कि स्टीरियो आइसोमरिज्म्स की जाके टाइप्स बनती है, लेकिन उसकी कुछ टाइप्स को उन्होंने स्किप किया है, डायरेक्ट जाके क्या दे दिया है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म्स। तो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म्स को समझते हैं कि वो क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दो तरह के होते हैं, सिस, और दूसरे नंबर पे क्या होता है, ट्रांस होते हैं। अब इसको यूँ समझते हैं कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास क्या मौजूद है, ब्यूटीन मौजूद है, हमारे पास क्या मौजूद है, ब्यूटीन मौजूद है। इसको हम कुछ यूँ करके लिखते हैं, एन ब्यूटीन यानी अल्कीन मौजूद है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। अगर इसके बाद यहाँ से आप सिंपल इतना ट्रिक याद रखिएगा कि अगर ये ग्रुप सेम साइड पे आ जाए, चाहे दोनों ऊपर हो चाहे दोनों नीचे हो, यानी दोनों सेम, यानी एक ही
क्लास के या एक ही ग्रुप के लोग आमने-सामने आ जाएँ तो इसको हम क्या कहते हैं, ये कौन से हैं, सिस आइसोमर हैं। और जो ये क्या हो चेंजिंग आ जाए यानी कि यही चीज़ अगर हम इसको यूँ लिख के कोशिश करें, फ़र्ज़ करें कि ये जो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे मौजूद था इसको हम नीचे की तरफ शो कराएँ, है तो ये भी ब्यूटीन, ये भी ब्यूटीन, लेकिन ये कौन-सी ब्यूटीन है, सिस है क्योंकि दोनों ग्रुप क्या आ गए हैं, सेम साइड पे आ गए हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिस का नाम देते हैं। अगर डिफरेंट यानी अपोज़िट डायरेक्शन में आ जाएँ तो इसको हम क्या नाम देते हैं, ट्रांस आइसोमर यानी कि ये हैं तो इनका मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला सेम है, लेकिन डिफ़रेंस क्या आ रहा है इनके स्ट्रक्चर्स के अंदर यानी कि एक-दूसरे के अपोज़िट है। दोनों सेम ग्रुप पे आ रहे हैं, दोनों डिफरेंट पोज़ीशंस के अंदर यानी कि डिफरेंट एक-दूसरे के अपोज़िट आ रहे हैं, तो ऐसी चीज़ को हम नाम क्या दे रहे हैं, ट्रांस आइसोमर्स का नाम दे रहे हैं। यहाँ पे जो चीज़ एक और क्वेश्चन इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि 2 यानी कि अल्केन अल्केन आपको पता है सिंगल बॉन्डेड और दूसरे नंबर पे क्या है अल्काइन। अल्काइन्स क्या हैं? ये दोनों को दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं देते। क्या रीज़न है कि ये दोनों वो जो वो अल्केन और अल्काइन है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यानी कि नहीं देते। अल्केन के अंदर आपको पता है सिंगल बॉन्डेड होते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक ईथीन ग्रुप मौजूद है। अब होता क्या है कि ये फ़र्ज़ करें कि अब सिस है। अब थोड़ी देर के बाद ये क्या करते हैं रोटेट करते रहते हैं। ये सिग्मा बॉन्ड के गिर्द क्या करते हैं रोटेशन मौजूद रहती है। तो पता नहीं लगता कि कौन-सा स्ट्रक्चर कौन से टाइम पे मौजूद है। तो इस वजह से अल्केन क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज़म्स नहीं दे रहे होते। अब अल्काइन की अगर आप बात करें तो कार्बन-कार्बन के बीच के अंदर कितने बॉन्ड होते हैं? 3 होते हैं, तो इनके पास एक ही हाइड्रोजन मौजूद होता है। तो जिस तरह से मर्ज़ी बनाओ ये बिल्कुल वैसा ही रहेगा। तो दैट्स व्हाई क्योंकि ये तो रहता ही आइडेंटिकल पोज़ीशन है। इसको यूँ लिखो एक ही बात है क्योंकि एक ही हाइड्रोजन, एक ही एटम इनके साथ मौजूद है, तो अल्काइन इस वजह से नहीं देता। अल्केन क्यों नहीं देता? क्योंकि इसके अंदर जो होती है सिग्मा बॉन्ड के गिर्द रोटेशंस चलती रहती है जिसकी वजह से ये क्या करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज़म्स को शो नहीं कर रहे होते। तो दोस्तों ये था आइसोमेरिज़म्स का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।